स्थिर। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 4 देखना है, 3 देखना है? देखिए, लेक्चर 3 एक लेक्चर वेव ऑप्टिक्स। लेक्चर 3 में देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी सम टर्म्स रिलेटेड टू, बता रहे थे, वेव्स, रिलेटेड टू वेव, तरंग से संबंधित कुछ पद, तरंग से संबंधित कुछ पद, क्या होगा? सबसे पहले वेवलेंथ की चर्चा लास्ट क्लास में किए थे। इन वेवलेंथ का डिफिनीशन नहीं दे पाए थे। वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, हाँ ये सब बता चुके थे। तरंग दैर्घ्य, तब क्या बताना था? तब क्या बता चुके थे? चलिए, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करेंगे और ये किसको कहेंगे बता चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए जल्दी से। ये ऐसे चलेगा, ऐसे वेव है, ये तरंग है, इसको दोनों पॉइंट्स को शीर्ष कहते हैं। शीर्ष, ये भी शीर्ष है, जिसको अंग्रेजी में क्रेस्ट बोलते हैं। ये क्या है? गर्त है, ये भी गर्त है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो डिफिनीशन क्या हो गया? 2 लगातार शीर्षों अथवा 2 लगातार गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आइए, जब ये सीख चुके हम लोग, तो इसका और डिफिनेशन भी ले सकते हैं अथवा भी लिख सकते हैं। क्या वो होगा? तो गौर कीजिए, ये बताए होंगे हम, कंप्रेशन होता है और ये रेयरफेक्शन होता है। ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। क्या देखना है इसे? ये कंप्रेशन हो गया, जिसको संपीड़न बोलेंगे, संपीड़न। और ये क्या है? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन विरलन बोलते हैं, विरलन। तो क्या हो गया? 2 लगातार कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन होगा। 2 लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कहेंगे। यहाँ शुरू हो गया, यहाँ अंत हो गया। सॉरी, यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ यदि अंत करते हैं तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? अंत, तब होगा वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। और यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ क्या? रेयरफेक्शन से। यहाँ रेयरफेक्शन शुरू में है, तो यहाँ से यहाँ के की दूरी को क्या कहते हैं? ये
वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। तो दो डिफिनीशन देने जा रहे हैं, गौर करोगे। फर्स्ट डिफिनीशन क्या था? दो लगातार शीर्षों अथवा दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अथवा ले सकते हैं दो लगातार कंप्रेशंस, ये भी कंप्रेशन ये भी कंप्रेशन, दो लगातार कंप्रेशंस अथवा दो लगातार रेयरफेक्शंस के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। इसको भी रेयरफेक्शन बोलेंगे ना। ठीक, लिखना शुरू कीजिए। फिगर ड्रॉ किए थे तो ठीक है, नहीं तो फिर फिगर ड्रॉ कर लीजिए, लिखाएंगे। फिगर ड्रॉ करके लिखाएंगे। देखिए, दो लगातार शीर्षों डिफिनीशन लिखिए। दो लगातार शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है। अब अथवा भी लिख सकते हैं। क्या अथवा लिखेंगे? या इंग्लिश वाले यदि लिख हैं तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or troughs is called, क्या कहलाता है? वेव लेंथ कहलाता है। इज कॉल्ड वेव लेंथ। फर्स्ट डिफिनीशन हुआ इसके आधार पर, दो लगातार शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी के आधार पर। अब चलेंगे दो लगातार कंप्रेशन या संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी को, दो लगातार संपीड़नों या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। दूसरा डिफिनीशन हम इधर लिखेंगे और करके लिखो डिफिनीशन। पहले हिंदी में दो लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? हाँ, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है।
कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और इंग्लिश वाले लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव या सक्सेसिव, यहाँ सक्सेसिव यूज कर देते हैं, सक्सेसिव का ये या कॉन्सेक्यूटिव, दोनों वर्ड्स आपके पास हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्या कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस is called wavelength। चलिए किससे डिनोट करेंगे, पता है लैम्डा से। यूनिट जानना जरूरी है। मापेंगे इसको किस में, लिखना है इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ऐसे लिखेंगे। जो नहीं जान रहा है जानिए, इसको कहेंगे LAMDA लैम्डा। और इसका यूनिट क्या होगा, लिखते हैं इट्स SI यूनिट इज, क्या होता है एंगस्ट्रम नहीं बल्कि SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट क्या होता है, मीटर। लेकिन बट अदर यूनिट क्या होता है, बट अदर यूनिट, किंतु दूसरा यूनिट क्या होता है, अदर यूनिट मतलब दूसरा यूनिट जो चलता है, जो लिखते हैं इसका, इट्स अदर यूनिट इज, देखो यहाँ AN एंगस्ट्रम होता है, ANGSTROM, जिसको इस तरह से लिखते हैं। और दोनों में क्या रिलेशन है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नोट कीजिए, ये वेवलेंथ था। सीखे वेवलेंथ, जानना है एम्पलीट्यूड, आयाम क्या होता है।
वेब ऑप्टिक्स का बेसिक ही अभी चल रहा है, सबकी ज़रूरत है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, जिसको कैपिटल ए और स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। किसको कहते हैं, गौर करो, ये क्या है, इसको कहते हैं संचरण रेखा। संचरण रेखा बताएंगे, संचरण रेखा लाइन ऑफ प्रोपेगेशन बताए ना, ठीक। ये संचरण रेखा है, और देखो कण ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो बताओ कण अधिकतम यही यहाँ तक गया, और फिर यहाँ नीचे में अधिकतम यहाँ तक गया, तो ये जो अधिकतम ऊपर की ओर गया, ये विस्थापन हो गया अधिकतम। ये कण, ये पानी का कण स्थिर था, ढेला मारे तो क्या हो गया, ऊपर नीचे करने लगा। तो मैक्सिमम जितना ऊपर गया या जितना नीचे आया, उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या परिभाषा होगा कि कंपन करने वाले कण के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ एम्पलीट्यूड ये हो गया, ये से डिनोट करते हैं, पहले कह चुके हैं, ये भी एम्पलीट्यूड ये हो गया। लेकिन यदि इस तरह से कंपन करता, इस तरह का वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका बताए थे वेव का प्रकार लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ऊपर वाला ट्रांसवर्स वेव है, बताए थे। चलो अब कहाँ चलेंगे, यहाँ भी कण कंपन करता है, यहाँ लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, संचरण रेखा के लंबवत कंपन कर रहा था, लेकिन यहाँ संचरण रेखा के अनुदिश कंपन कर रहा है। नहीं, ऐसे ये संचरण रेखा है ना, इसको संचरण रेखा कहेंगे, और संचरण रेखा के अनुदिश ये कंपन करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यदि मीन पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन किसको कहते हैं, जहाँ पहले था, या डिस्टर्बेंस जब समाप्त हो गया तो जहाँ पर पुनः पहुँच गया, वो क्या होता है, वो मीन पोजीशन है। ये क्या होता है, मीन पोजीशन। कि मीन पोजीशन का हिंदी माध्य स्थिति, और माध्य स्थिति में क्या देखना है कि कण अधिकतम, देखिए इधर चला कि नहीं, जितना दूर अधिकतम जाएगा इधर या इधर, उसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम कहेंगे। यहाँ भी तो कंपन कर रहा है, जितना इधर आएगा मैक्सिमम विस्थापन जो होगा उसको आयाम कहेंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो डिफिनीशन अब लिखिए, फिगर ड्रॉ करके लिखा कीजिए तो समझ में आएगा। लिखिए, कंपन करने वाले कण के
कण के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहा जाता है। क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a vibrating particle from its mean position यहाँ भी दे सकते थे, कहाँ से? तो मीन पोजीशन से ही होगा ना। यहाँ क्या लिखे हैं? कंपन करने वाले कण के अधिकतम विस्थापन को, विस्थापन किसको कहते हैं? किसी पॉइंट से होगा। यहाँ लिख सकते थे कण के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए दिमाग में लगाए। यहाँ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। चलो एरो देखकर, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए और कैपिटल। अब है कि ये भी विस्थापन है, दूरी है। इट्स एसआई यूनिट क्या होगा? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। यही तो है। चलो आयाम सीखे, और भी सीखना। मज़ेदार बात अब सीखना है, वो है क्या? फेज एंगल क्या होता है? कला कोण क्या होता है? इसको सीखना। फेज एंगल, कला कोण। क्या होता है कला कोण, फेज एंगल? आओ देखो, ध्यान से सुनना, मजा लेना, मज़ेदार बात करेंगे हम। ये देखो, ये जानते हो क्या बनाया है? गोला, कोई कहेगा सर्कल, लेकिन वास्तव में हम क्या बनाए हैं बताएं? ये रिंग बांध है। हाँ, रिंग बांध किसको कहते हैं? जहाँ बाढ़ आती है तो कुछ गांव को क्या करता है? मोटे बांध से, चौड़े बांध से चारों तरफ से घेर देता है, तो गंगा या जमुना जिसका भी पानी इसमें जाता नहीं। रिंग बांध का कहाँ ध्यान है? अब नींद खुल जाएगी। रिंग बांध ये है, छोड़ दें अब क्या? ये रिंग बांध है। तो रिंग बांध है तो देखना क्या है कि ये बहुत चौड़ा होता है, रोड तरह का रहता है, लेकिन ये गंगा के किनारे किनारे न होगा इस तरह का। तो बताओ, गंगा के किनारे पर किस चीज का मंदिर बना रहता है?
हाँ, गंगा मंदिर बना रहता है रे, शिवाज टेम्पल, शिव मंदिर न देखा गंगा किनारे। हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ शिव मंदिर नहीं, यहाँ पार्वती मंदिर है। क्या है, पार्वती टेम्पल है, पार्वतीज टेम्पल कहते हैं, पार्वतीज टेम्पल हो गया। क्लियर है। और जानते हो यहाँ पर एक लड़का का घर है बंधे के पास, और ये जो तुम देख रहे हो ये गांव में सड़क है इसे, समझे जी। 2-4 गांव है तो गांव होकर के सड़क नहीं होता है, और ये सड़क जहाँ एक दूसरे को काट दिया तो ये क्या होता है, चौराहा बन जाता है। इसको चौक बोलते हैं नहीं जी। ये चौक के पास में लड़की का घर था, एक लड़की का, समझे जी, लड़की का घर था। तो लड़का क्या करता था, ये रिंग बांध जाते हुए घूमते हुए जाता था पूजा करने के लिए शुद्ध मन से। कहाँ, भोला बाबा का मंदिर, सुनो। और लड़की भी क्या, पवित्र मन से जाती थी। कहाँ, भोला बाबा का मंदिर। पहले तो बहुत शुद्ध मन से जाता था। कब, जब तक कि मंदिर में दोनों से भेंट नहीं हुई थी। लड़का गया पूजा करके वापस हो जाता था, लड़की गई पूजा करके वापस हो जाता था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक दूसरे को देख लिया, पूजा करने आती है, ये भी देखी पूजा करने आता है। अब हुआ क्या, दूसरे दिन से लड़की गई तो वेट करने लगा कहीं आज भी लड़का वो आया है क्या। तो क्या हुआ, ये भी लड़का उधर से पहुंच गया। तो देखा गया क्या कि दोनों पहले अपना अपना पूजा करके लौट जाता, तब नहीं लौटता, तब इंतजार करता। ये भी लड़का पहले पहुंच गया तो लड़की का इंतजार कर रहा है कि आएगी तो साथे पूजा करेंगे, और लड़की पहुंच गई तो लड़का का इंतजार करे, साथे पूजा करेंगे। हो जाता है पुजारी में, ये के साथ पूजा करेंगे, ऐसा होने लगा। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया एक दिन कि लड़की एब्सेंट हो गई। तो लड़का ने हिम्मत जुटाया कि कल कहीं गए थे क्या। तो बोलती है कि हाँ हाँ गए थे जीजा जी के। तो जैसे ये बोला तो आप तो दोनों में क्या हुआ, बातचीत होने लगी। हाँ, बातचीत होने लगी। तो कलयुग का लड़का, कलयुग की लड़की, अब इंतजार करना चाहता नहीं था। कभी लड़की पहुंच जाता था, कभी लड़का पहले पहुंच जाता था, टाइमिंग मिल नहीं पा रहा था। तो आजकल का लड़का क्या किया, ट्यूशन फी के नाम पर पैसा लिया। हाँ, पिताजी से इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा, और वो क्या किया, 2 मोबाइल खरीद लिया, एक लड़की को एक अपने पास रख लिया। और रख लेने के बाद आप बताओ ये क्या किया, अब वेट करने की इसको जरूरत नहीं। जैसे लड़का निकलने लगता था फोन कर देता, निकल रही है, आप बताओ। ये जैसे निकला यहाँ पर आता था तो लड़की कहाँ आती थी ये तो पता चल जाता था ना बाय फोन। लेकिन देखो यहाँ ये कैसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जी। यहाँ से इसको सूचना मिल गया B1, लड़का B1 पर गया है तो लड़की कहाँ गई है, G1 पर। लड़का यहाँ B2 पर, तो फोन करके पूछता है कहाँ पर, G2 पर। लड़का मंदिर तो लड़की भी मंदिर। 1 मिनट वेट करना पड़ा। नहीं विश्वास है देख लो। अरे विश्वास नहीं है, ये देखो, वेट करना पड़ता है। 1 मिनट वेट नहीं करना पड़ता, एक साथ में हो जाता। अब देखो कि लड़का क्या क्या पूजा किया और उस रास्ते से नहीं लौटा, तब इस रास्ते से लौटा। यहाँ B3 पर आया तो लड़की तो पुनः वही उसी
उसी रास्ते से लौट गई, यानी G3। जब B3 पोजीशन हुआ तो लड़की का पोजीशन G3। और जानते हो लड़का क्यों नहीं वापस हुआ, इस घूम करके क्यों जा रहा है? कोई भी पूछेगा अरे तुम रोज इधर कहाँ जाता है, लेकिन लड़की को कोई पूछता है क्या? लड़की को कोई नहीं पूछता है कि किधर गई थी, यहाँ कहाँ गई थी, इधर कहाँ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास लाइसेंस रहता है। ये लाइसेंस क्या है? वो फुलसाजी, हाथ में फुलसाजी यदि रहे नहीं तो कोई पूछेगा कहाँ गई थी, तुरंत जवाब मिल जाएगा। दिखाई नहीं देता है मंदिर से आ रहे हैं, हाँ अंधा हो गया क्या, बहुत कुछ जवाब मिल जाएगा तुमको, नहीं जी। तो हुआ क्या जी, हुआ क्या कि लड़की पुनः उसी रास्ते से वापस, लड़का ऐसे घूम करके, लड़का कहाँ गया B4 पर, तो लड़की कहाँ G4 पर, लड़का यहाँ X' पर, तो लड़की अपना घर। लेकिन जानते हैं ये कब का पूजा था? सुबह का, सुबह शिव मंदिर गई और वापस आई। लेकिन लड़का देखो अभी रास्ते में है, तो लड़का ये B5 पर आया, तो लड़की पुनः घर से पार्वती मंदिर के लिए चल दी शाम के समय में। हाँ ये कहाँ आ गया, ये G5 पर, लड़का B6 पर, तो लड़की G6 पर। मंदिर लड़का, लड़की भी मंदिर, पूजा हो गया। अब वापस हुआ लड़का B7 पर, तो लड़की G7 पर, लड़का B8 पर, तो लड़की G8 पर, लड़का घर तो लड़की भी घर, रूटीन पूरा हो। तो बताओ जी, यदि ठीक से तुम देख पा रहे हो तो लड़का एक कैसे रास्ते से होकर गुजरा, वृत्ताकार पाथ से गुजरा, सर्कुलर पाथ से होकर गुजरा। तो ये क्या, कौन सा पाथ है, कैसा रास्ता है जी? वृत्ताकार, अंग्रेजी में सर्कुलर पाथ कहेंगे, वृत्ताकार या वृत्तीय पथ भी कहेंगे, वृत्ताकार पथ भी कहेंगे, या वृत्तीय पथ कहेंगे। तो लड़का जब वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा मोशन कहते हैं? लड़का जब वृत्ताकार वृत्तीय पथ पर चलती है, लड़का जब वृत्ताकार पथ पर चलता है तो लड़का के गति को कौन सा गति कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। मोशन के रूप में कहेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो बताओ लड़का के लिए कौन सा मोशन हो गया जी? सर्कुलर मोशन। फॉर बॉय, फॉर बी क्या हो जाएगा? बी का मोशन क्या हो गया? सर्कुलर मोशन चलेगा, सर्कुलर मोशन। और जी के बारे में कभी सोचा क्या? जी देखो, लड़की क्या की, अपने घर के दोनों तरफ, पार्वती मंदिर गई, वापस घर, फिर घर से शिव मंदिर गई, शिव मंदिर से वापस घर, और घर से पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर से घर, यानी अपने घर के दोनों तरफ ऐसे आगे पीछे वाली गति की न जी। तो लड़की के मोशन को जानते हो कौन सा मोशन कहेंगे?